लोगों को अपनी तरफ खींचने की, उन्हें प्रभावित करने की ये जो इच्छा है, ये हम सब में कितनी गहरी है ना? कभी कभी लगता है कि कुछ लोगों में ये काबिलियत पैदाइशी होती है। वो कमरे में आते हैं और बस सब उन्हें पसंद करने लगते हैं। सही बात है। तो सवाल ये है कि क्या ये सच में कोई जादू है या एक ऐसी कला है जिसे कोई भी सीख सकता है? और यही सवाल आज की हमारी बातचीत का केंद्र है। और अच्छी खबर ये है कि ये कोई जादू नहीं बल्कि एक कला है। मतलब इसे सीखा जा सकता है? हाँ बिल्कुल। और आज हम डेव कापन की किताब द आर्ट ऑफ पीपल से निकले कुछ बहुत ही जरूरी विचारों पर बात करने वाले हैं। अच्छा। ये किताब सिर्फ नेटवर्किंग टिप्स की लिस्ट नहीं है। ये असल में इंसानी रिश्तों के मनोविज्ञान को समझने की एक कोशिश है। तो आज हमारा मिशन सिर्फ 11 सिद्धांत गिनाना नहीं है, बल्कि उन गहरी सच्चाइयों को खोलना है जो हमारे रिश्तों को बनाती या बिगाड़ती हैं। हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि लोगों से जुड़ने, उन्हें समझने और उन्हें प्रेरित करने के पीछे का विज्ञान और मनोविज्ञान आखिर है क्या। चलिए तो फिर इस गहरी पड़ताल में उतरते हैं। बिल्कुल। और ये सारी कला एक बहुत ही सरप्राइजिंग जगह से शुरू होती है, दूसरों से नहीं बल्कि खुद से। हाँ, किताब का जो पहला और सबसे बुनियादी विचार है वो है पहले खुद को और फिर दूसरों को समझना। हम अक्सर दूसरों को समझने की कोशिश में इतना उलझ जाते हैं कि ये भूल जाते हैं कि हर रिश्ते की शुरुआत खुद को समझने से होती है। ये बात सुनने में तो अच्छी लगती है, लेकिन मतलब थोड़ी उलझाने वाली भी है। तो खुद को समझने की प्रक्रिया शुरू कहाँ से करें? इसी को लेकर किताब में एक बहुत ही अजीब सी चुनौती दी गई है। क्या? किसी ऐसे इंसान के साथ कॉफी पीने जाएं जिसे आप बिल्कुल पसंद नहीं करते। क्या? सच कहूँ तो ये सुनने में बड़ा अजीब लग रहा है। ऐसा कोई क्यों करेगा? हाँ बिल्कुल। ये अजीब है, लेकिन इसके पीछे की सोच बहुत गहरी है। इसका मकसद उस इंसान को दोस्त बनाना नहीं है। तो फिर क्या है? मकसद है अपने पूर्वाग्रहों को, अपने बायसेस को चुनौती देना। जब आप किसी ऐसे इंसान के साथ बैठते हैं जिसे आप नापसंद करते हैं, तो आप मजबूर हो जाते हैं। हाँ, दुनिया को उसकी नजरों से देखने के लिए। बिल्कुल। हो सकता है आप उसे और भी ज्यादा नापसंद करने लगें, लेकिन अब आप ये जानते होंगे कि आप उसे क्यों नापसंद करते हैं। अच्छा। ये समझ आपको उस रिश्ते को संभालने की ताकत देती है, ना कि सिर्फ उससे बचने की। मतलब समझने का मतलब सहमत होना नहीं है, ये तो सिर्फ पहला कदम है। सही। तो एक बार जब इस असहज स्थिति से कोई गुजरता है, तो दूसरों को समझने का रास्ता कैसे खुलता है? ये रास्ता खुलता है बेहतर सवाल पूछने से। हम सब बातचीत की शुरुआत करते हैं आप क्या करते हैं जैसे, मतलब बहुत सतही सवालों से। हाँ, ये तो है। ये सवाल आपको किसी का प्रोफेशन बताता है, उसका व्यक्तित्व नहीं। किताब कहती है कि ऐसे सवाल पूछो जो किसी की आत्मा को कुरे दें। जैसे अगर पैसे की कोई चिंता ना होती तो आप अपनी जिंदगी कैसे बिता रहे होते, या फिर आपकी जिंदगी में सबसे बड़ा प्रभावशाली इंसान कौन रहा और क्यों। वाह, ये सवाल ये तो किसी को भी सोचने पर मजबूर कर देंगे। ये सिर्फ जानकारी नहीं मांग रहे हैं। नहीं, ये किसी की कहानी, उसके मूल्यों और उसके सपनों को बाहर ला रहे हैं। बिल्कुल। और यहीं पर एक और बड़ा आइडिया सामने आता है। एक दिलचस्प व्यक्ति बनने की कोशिश करने के बजाय दूसरों में दिलचस्पी लेना शुरू करें। ये तो उल्टा है। हाँ, हम सब चाहते हैं कि लोग हमें पसंद करें, हमारी बातें सुने, लेकिन इसका सबसे आसान रास्ता उल्टा है। आप लोगों की बातें सुनना शुरू कर दें। अच्छा। जब आप किसी को सच में सुनते हैं, सिर्फ अपनी बारी का इंतजार नहीं करते, तो आप उसे दुनिया का सबसे कीमती तोहफा दे रहे होते हैं, अपना ध्यान। और ये सुनने की कला सिर्फ कानों तक सीमित नहीं है ना? किताब में कहीं पढ़ा था, अपनी आंखों से भी सुनो। सही पकड़ा आपने। एक बार जब आप सही लोगों के बीच पहुंच जाते हैं, तो असली काम तो उन्हें पढ़ने का शुरू होता है। बिल्कुल। अशाब्दिक संकेत यानी नॉन वर्बल क्यूज अक्सर शब्दों से ज्यादा सच बोलते हैं। कोई कह सकता है हाँ मैं ठीक हूँ, लेकिन उसकी झुकी हुई नजरें, बंधे हुए हाथ और धीमी आवाज कुछ और ही कहानी सुना रही होती है। उनके चेहरे के भाव, उनकी शारीरिक मुद्रा, हाँ, वो आपसे कितनी दूरी पर खड़े हैं, ये सब जानकारी के सोने की खान है। इसी से जुड़ी एक तकनीक है मिररिंग, मतलब दूसरे के हाव भाव की नकल करना। लेकिन क्या इसमें यह खतरा नहीं है कि कोई बनावटी या नकलची लगे? बहुत बड़ा खतरा है अगर ये बिना ईमानदारी के किया जाए। मिररिंग का मतलब बंदर की तरह नकल करना नहीं है। तो फिर कैसे करें? अगर बात कर रहा है तो आप भी हल्का सा आगे झुक सकते हैं। अगर वो धीरे बोल रहा है तो आप भी अपनी आवाज थोड़ी धीमी कर सकते हैं। अच्छा। इसके पीछे का मनोविज्ञान ये है कि हमारा दिमाग उन लोगों पर भरोसा करता है जो हमारे जैसे होते हैं। जब आप किसी को मिरर करते हैं तो आप अनजाने में एक संदेश भेज रहे होते हैं, मैं तुम्हारे जैसा हूँ, मैं तुम्हें समझता हूँ।
तो ये सब समझने और पढ़ने के बाद हम लोगों से जुड़ने के अगले स्तर पर पहुंचते हैं। किताब में सत्यापन यानी वैलिडेशन की शक्ति पर बहुत जोर दिया गया है। हाँ। मुझे लगता है कि लोग अक्सर सत्यापन और सहमति को एक ही चीज समझ लेते हैं, और ये बहुत बड़ी गलती है। मान लीजिए कोई दोस्त कहता है मेरा बॉस मेरी बात सुनता ही नहीं, मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है। अब सहमत होने का मतलब है कहना हाँ तुम्हारा बॉस बहुत बुरा इंसान है, जो कि शायद सच ना हो। हाँ, लेकिन सत्यापन ये है अरे यार ये तो बहुत फ्रस्ट्रेटिंग होगा कि अपनी बात ना रख पाओ। मैं समझ सकती हूँ तुम्हें गुस्सा क्यों आ रहा है। अच्छा, देखिए आपने बॉस को बुरा नहीं कहा, आपने बस अपने दोस्त की भावना को समझा और उसे स्वीकार किया। आपने उसे एहसास दिलाया कि उसकी भावनाएं जायज हैं। ये किसी भी रिश्ते को गहरा करने का सबसे ताकतवर तरीका है। बिल्कुल। एक बार जब ये कनेक्शन बन जाता है तो फिर बारी आती है अपने आसपास सही लोगों का एक मजबूत दायरा बनाने की, और यहीं पर किताब का दूसरा बड़ा हिस्सा शुरू होता है। सही लोगों से मिलना और अपने रिश्तों को संभालना। यहाँ नेटवर्किंग इवेंट्स के लिए एक बड़ी मजेदार सलाह है, कुछ चमकदार पहनो। हाँ, ये सुनने में सतही लग सकता है, लेकिन एक भीड़ भरे कमरे में जहाँ हर कोई एक जैसा दिखने की कोशिश कर रहा है, कुछ अलग करना आपको यादगार बना देता है। एक कॉन्वर्सेशन स्टार्टर की तरह। बिल्कुल। लेकिन डिजिटल दुनिया में, खासकर लिंक्डइन पर, आपकी प्रोफाइल ही आपके चमकदार कपड़े हैं। उसे जितना हो सके उतना मजबूत और विस्तृत बनाएं। और किताब में एक पर्सनल एडवाइजरी बोर्ड बनाने का भी जिक्र है। ये सुनने में बहुत कॉर्पोरेट लगता है। क्या इसका मतलब है कि मैं अपने दोस्तों की मीटिंग बुलाऊं और एजेंडा सेट करूं? नहीं, इतना औपचारिक होने की जरूरत नहीं है। तो फिर? इसका सीधा सा मतलब है अपनी जिंदगी में 7 से 11 ऐसे लोगों को पहचानना जो आपके सलाहकार बन सकें। ये आपके मेंटोर, आपके दोस्त या वो लोग हो सकते हैं जिनसे आप प्रेरणा लेते हैं। अच्छा। कुछ ऐसे जिन्हें आप जानते हैं और कुछ ऐसे जिन्हें आप जानना चाहते हैं, और फिर बस उनसे नियमित रूप से संपर्क में रहें, उनकी सलाह लें। ये आपकी जिंदगी को एक दिशा देता है। और इसी से जुड़ा है स्लो हायरिंग फास्ट फायरिंग का सिद्धांत। ये सुनने में थोड़ा कठोर लगता है, खासकर जब इसे व्यक्तिगत रिश्तों पर लागू करने की बात आती है। ये कठोर है लेकिन जरूरी भी है। इसका मतलब है कि लोगों को अपने जीवन के सबसे भीतरी दायरे में लाने में जल्दबाजी ना करें, समय लें, उन्हें जानें। और फर्स्ट फायरिंग? लेकिन अगर आपको ये एहसास हो जाए कि कोई रिश्ता, चाहे वो दोस्ती हो या पेशेवर, आपकी ऊर्जा खत्म कर रहा है, आपको नीचे खींच रहा है, तो उसे खत्म करने की हिम्मत रखें। हम अक्सर एक अच्छा इंसान बने रहने के दबाव में जहरीले रिश्तों को धोते रहते हैं, जो लंबे समय में हमें सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाता है। और कभी-कभी ये रिश्ते ये संघर्ष का रूप ले लेते हैं। संघर्ष को सुलझाने पर किताब क्या कहती है? क्या हमेशा जीतने की कोशिश करनी चाहिए? बिल्कुल नहीं। किताब कहती है कि संघर्ष में विजेता खोजने के बजाय समाधान खोजना लक्ष्य होना चाहिए। लेकिन ये होता कैसे है? ज्यादातर संघर्ष इसलिए होते हैं क्योंकि किसी एक पक्ष को लगता है कि उसकी बात सुनी नहीं जा रही। इसलिए पहला कदम है दोनों को शांत करना और उनकी बात सुनना। और अगर फिर भी बात ना बने तो कभी कभी सबसे ताकतवर चाल होती है तर्क को छोड़ देना और समर्पण कर देना। ये हारना नहीं है, ये उस लड़ाई को चुनना है जो लड़ने लायक हो। सही कहा। तो ये सब करने के बाद जब आपके पास सही लोग हैं और आप उन्हें समझते हैं, तब आता है सबसे मुश्किल हिस्सा, लोगों को प्रभावित करना, उनका नेतृत्व करना और उन्हें प्रेरित करना। यहाँ पर एक बड़ा सवाल उठता है, क्या प्रभावित करना एक तरह की हेराफेरी मतलब मैनिपुलेशन नहीं है? ये एक बहुत ही पतली रेखा है। हेराफेरी तब होती है जब आप सिर्फ अपने फायदे के लिए किसी को कुछ करने के लिए उकसाते हैं। और प्रामाणिक प्रभाव? प्रामाणिक प्रभाव तब होता है जब आप एक ऐसा माहौल बनाते हैं जहां सब मिलकर किसी बेहतर लक्ष्य की ओर बढ़ते हैं। और किताब का एक मुख्य नियम है, अपने विचार को सीधे सीधे बेचने की कोशिश मत करो। मतलब? मेरे पास एक आइडिया है कहने के बजाय ऐसे सवाल पूछो कि सामने वाले को लगे कि आइडिया उसी का है। उन्हें उस आइडिया तक खुद पहुंचने में मदद करना। हाँ। इसी से जुड़ी एक और बात है, सेल्स पिच से बचना और कहानी सुनाना। मुझे ये हमेशा बहुत दिलचस्प लगता है लेकिन मुश्किल भी। मान लीजिए कोई टेक्निकल प्रोडक्ट बेच रहा है, उसकी कहानी कैसे सुनाए बिना बोरिंग हुए? बहुत अच्छा सवाल है। कहानी का मतलब काल्पनिक किस्सा सुनाना नहीं है। कहानी का मतलब है तथ्यों को भावनाओं से जोड़ना। अच्छा। आप ये मत बताइए कि आपके प्रोडक्ट में क्या क्या फीचर हैं, आप ये बताइए कि वो फीचर किसी की जिंदगी की किस समस्या को हल करता है। उस इंसान की कहानी सुनाइए जिसकी जिंदगी आपके प्रोडक्ट से आसान हो गई। बिल्कुल। लोग फीचर्स नहीं खरीदते,
लोग बेहतर भविष्य का सपना खरीदते हैं। कहानियां वो सपना दिखाती हैं। और एक नेता के तौर पे ये कैसे लागू होता है? क्या एक लीडर का काम सिर्फ विजन बताना है? विजन बताना सिर्फ पहला काम है। किताब के अनुसार एक अच्छे नेता के 3 मुख्य काम हैं। क्या है वो? पहला, एक स्पष्ट विजन को परिभाषित करना और उसे बार बार दोहराना। दूसरा, ये सुनिश्चित करना कि सही लोग सही काम कर रहे हैं। और तीसरा, उन लोगों को वो संसाधन देना जो उन्हें अपना काम करने के लिए चाहिए। और सबसे जरूरी, एक नेता को पारदर्शी होना चाहिए। मतलब उसे बुरी खबर देने की भी हिम्मत रखनी चाहिए। बिल्कुल, हाँ, यही चीज विश्वास बनाती है। और क्या ये जरूरी है कि आप किसी पद पर हों तभी आप एक लीडर बन सकते हैं? बिल्कुल नहीं। नेतृत्व एक पद नहीं, एक व्यवहार है। आप बिना किसी टाइटल के भी अपने काम से, अपने व्यवहार से और दूसरों की मदद करके एक नेता बन सकते हैं। एक अच्छा शिक्षक बनकर भी आप नेतृत्व कर सकते हैं। मतलब सिखाने का सबसे अच्छा तरीका उन्हें बताना नहीं बल्कि करके दिखाना है, धैर्य रखना है और ये समझना है कि हर कोई अलग तरीके से सीखता है। चलिए अब आखिरी और शायद सबसे जरूरी हिस्से पर आते हैं। इसे रोजमर्रा की आदत कैसे बनाएं? ये सब ज्ञान अच्छा है, लेकिन अगर ये सिर्फ दिमाग में रह जाए तो बेकार है। सही बात है। अपनी सोच और व्यवहार में छोटे छोटे बदलाव कैसे लाएं? यहीं पर किताब का छठा सिद्धांत आता है। दूसरों को बदलने की कोशिश करने के बजाय अपनी सोच बदलना शुरू करो। और इसकी शुरुआत कहाँ से होती है? इसकी शुरुआत होती है तारीफ करने से। जब कोई कुछ अच्छा करे तो उसकी सच्ची तारीफ करें। ये मुफ्त है और ये लोगों को एहसास दिलाता है कि उन्हें देखा और सराहा जा रहा है। सोशल मीडिया के जमाने में अपनी उपलब्धियों को साझा करने का चलन भी है। इस पर किताब हम्बल ब्रैगिंग यानी विनम्रता से डींग मारने की बात करती है। हाँ। लेकिन क्या इसमें खतरा नहीं है? लोग इसे तुरंत पकड़ लेते हैं और ये उल्टा असर कर सकता है। बिल्कुल। प्रामाणिक दिखने और दिखावा करने के बीच की लाइन बहुत पतली है। इसका तरीका है अपनी सफलता को एक कहानी के रूप में साझा करना, जिसमें मेहनत और संघर्ष भी शामिल हो। बिल्कुल। सिर्फ अपनी जीत मत दिखाइए, अपना सफर दिखाइए। इससे लोग आपसे जुड़ा हुआ महसूस करते हैं, जलते नहीं। और आखिर में लोगों को खुश रखने की कला, ये सुनने में बहुत बड़ा काम लगता है, लेकिन ये छोटी छोटी चीजों से होता है। किसी को एक हाथ से लिखा हुआ धन्यवाद कार्ड भेजना, ये तो आजकल कोई नहीं करता। इसीलिए ये इतना असरदार है। किसी के लिए एक विचारशील उपहार खरीदना जो महंगा ना हो, लेकिन ये दिखाए कि आपने उसके बारे में सोचा। लोगों का एक दूसरे से परिचय कराना, ये छोटे छोटे काम दिखा देंगे उनकी परवाह की जाती। हाँ, याद रखने वाली बात है, नया सुनहरा नियम है, दूसरों के साथ वैसा ही व्यवहार करें जैसा वे अपने लिए चाहते हैं, ना कि जैसा आप अपने लिए चाहते हैं। तो अगर हम इस पूरी बातचीत का सार निकालें तो ये 11 अलग अलग नियम नहीं है। नहीं, ये सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। ये सब एक ही विचार से निकलते हैं, सहानुभूति यानी एम्पैथी, खुद को दूसरे की जगह रखकर देखने की काबिलियत। बिल्कुल। लोगों की कला में महारत हासिल करने के लिए कोई बड़ा कोर्स करने की जरूरत नहीं है। इसकी शुरुआत एक छोटे से कदम से होती है, एक बातचीत में सिर्फ सुनने का फैसला करने से। का अभ्यास है। तो इस गहरी पड़ताल को हम एक सवाल के साथ खत्म करते हैं। वो कौन सा एक रिश्ता है किसी की जिंदगी में जिसे थोड़ा और गहरा बनाने की इच्छा हो? और आज वो कौन सा एक छोटा सा काम किया जा सकता है, सिर्फ एक, जो इस नई समझ को अमल में लाए? शायद किसी को सिर्फ ध्यान से सुनना या किसी की सच्ची तारीफ करना, शुरुआत वहीं से होती है।